नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। और नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं। ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जिनका माशरे पर गहरा असर होता है, जो माशरे की खिदमत करते हैं। और इस प्रोग्राम का हिस्सा जहाँ तक बनने का सवाल है, तो आपको बता दूँ कि उलमा व मशाइखीन इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। खिलाड़ी भी हम इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि साइंसदान हों या डॉक्टर्स हों या इंजीनियर्स हों, उन्हें भी हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, तो आपको बता दूँ कि एक नोबल पेशा है, एक मोतबर, एक मुअज़्ज़ज़ पेशा होता है। ये खिदमत खल्क़ से इसका गहरा ताल्लुक़ होता है। और यकीन मानिए कि खिदमत खल्क़ ऐसी इबादत है जो अल्लाह के करीब, यानी अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी खिदमत खल्क़ डॉक्टर का भी फ़रीज़ा होता है, और डॉक्टर अगर उसे बेहतर तौर पर अंजाम दे, तो यकीन मानिए कि उसकी दीन भी सुधरता है और उसकी दुनिया भी सुधर जाती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है, वो भी खिदमत खल्क़ से जुड़ी हुई हैं। और आपको बता दूँ, मेरा मतलब है कि वो डॉक्टर हैं, माहिर अमराज़ अत्फ़ाल हैं, और मेरी मुराद है डॉक्टर नुज़रत जहाँ से। और आपको ये भी बता दूँ कि डॉक्टर नुज़रत जहाँ खैरताबाद चिल्ड्रंस क्लिनिक चलाती हैं, जहाँ पर दूर-दूर से लोग आते हैं और अपने बच्चों को दिखाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं। और नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक औलाद का सवाल है, तो औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। और इस नेमत को रहमत कैसे बनाया जाए, उस नेमत को किस तरह सेहतमंद बनाया जाए, उसका किस तरह ख्याल रखा जाए, उसकी किस तरह निगहदाश्त की जाए, ये काम करती हैं डॉक्टर नुज़रत जहाँ। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले, जैसा कि मैंने हमारे नाज़रीन को बताया है कि आप माहिर अमराज़ अत्फ़ाल हैं, यानी बच्चों के जो अमराज़ होते हैं उसकी माहिर हैं। तो आप ये बताइए कि पीडियाट्रिक्स में या चिल्ड्रंस स्पेशलिस्ट जिसे कहा जाता है, तो ये चिल्ड्रंस में या अत्फ़ाल में कितनी उम्र के बच्चों का शुमार होता है? जो बच्चे पैदा होते, बच्चे 0 टू 18 से 19 साल की उम्र के बच्चों का पीडियाट्रिक एज ग्रुप होता है। टू 0 टू 19 ईयर्स एज। हम लोग बच्चों के स्पेशलिस्ट ये सारे छोटे बच्चे जो पैदा हुए सो बच्चे, उसे लेकर 18 से 19 साल के बच्चों का इलाज करते हैं। तो जैसे कि इलाज जो है पैदा होने से पहले से ही शुरू होना चाहिए, जैसा माँ पेट से ही। हम लोग जो बोलते हैं हज़ार दिन, जो पहले 1000 दिन जो होते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बच्चों की सेहत के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। जैसा माँ पेट से लेके पैदा होने के जो 2 साल के तक बच्चे, 2 साल 3 साल, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वक़्त होता है बच्चों की ज़िंदगी का। तो इस टाइम पे उन लोगों का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल होने पर पूरी लाइफ लॉन्ग उन लोगों का अच्छा सा ख्याल होएगा। जैसा फर्स्ट 1000 डेज़ में अपन जितना बच्चों का केयर करेंगे, जितनी अच्छा हेल्दी मदर रहेंगी, उतने हेल्दी बेबीज़ रहेंगे उनके। तो 0 टू 19 ईयर्स एज ग्रुप इस पीडियाट्रिक एज ग्रुप है। जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक बच्चों का सवाल है, तो कहा जाता है कि जो बच्चा होता है, यानी जो हम होते हैं, तो अपनी माँओं के पेटों में जब होते हैं, तो तकरीबन 282 डेज़ तक हम रहते हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला हमें दुनिया में भेजता है। तो जो इसीलिए कहा जाता है कि जो माँ की गोद होती है, वो बच्चे की पहली दरजगाह होती है। तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि माँओं का कितना बड़ा एहसान होता है। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने जिस तरह कहा है कि 0 टू 19 जो है, वो टीनेजर्स जो होते हैं, यानी बच्चों में शुमार होते हैं। बच्चों में शुमार। जी। तो आप ये बताइए कि अक्सर ये कहा जाता है कि आपने कहा कि एक सेहतमंद माँ एक सेहतमंद बच्चे की ज़मानत देती है। तो आप ये बताइए कि अक्सर कहा जाता है, अक्सर बताया जाता है कि जिन कौमों में माएँ बहुत तालीम याफ्ता होती हैं, या माँओं की जो तरबियत होती है, उसका असर बच्चों पर पड़ता है। और उस वक्त भी जबकि बच्चा पेट में होता है, उस वक्त भी माएँ अगर मैथ्स पढ़ती हैं, तो उस बच्चे के मैथमेटिक्स अच्छी होती है। साइंस पढ़ती है, तो बच्चा साइंस में माहिर होता है। या कुरान मजीद की तिलावत करती है, तो उसके अच्छे असरात मुरतब होते हैं। इस बारे में आप क्या कहती हैं? हाँ, वो तो बच्चा जो एनवायरनमेंट में रहता, माँ पेट में, जहर नहीं रहने दो कुछ भी, एमनियोटिक फ्लूइड में भी साइंटिफिकली भी ये जो है ट्रांसमिट होता। जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो अपने बच्चों में ट्रांसमिट होते। जी। तो अक्सर ये कहा जाता है कि माँओं को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, माँओं को पर जुल्म नहीं करना चाहिए। उस वक्त अक्सर ये देखा जाता है, बात जो गैर तालीम याफ्ता होते हैं या जाहिल होते हैं, पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं, तो माँओं पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं। तो उसके असरात बच्चों पर पड़ते हैं? बच्चों पे ज़रूर पड़ते वैसे असरात।
या जो भी माँ का अगर समझिए आप जैसा जुल्म हो रहा जो माँ के ऊपर, वो मदर स्ट्रेसफुल रहती, मेंटली टेंस रहती, तो उसका असर उनके बच्चों पर ज़रूर पड़ता। जी जी जी। और एक सवाल बहुत अहम है और मैं समझता हूँ कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनके ज़हनों में भी ये सवाल गर्दिश करता होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा रोने लगता है, जी। तो दुनिया में आने की वजह से रोता है या कुछ और वजह है? जी। अगर नहीं रोया तो उन्हें वो बच्चे का दिमागी डेवलपमेंट सही नहीं है समझते। जी, जी। जो बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोता, उसको जैसा कि माँ पेट में ऑक्सीजन जी, की जी। सप्लाई कम हो गई। जी, जी। रोया बहुत अच्छी बात है, बच्चा हेल्दी है। जो बच्चा बॉर्न होने के बाद, जो बच्चा पैदा होने के बाद रोता है, वो बच्चा हेल्दी बच्चा होता। जो बच्चा अगर पैदा होने के बाद नहीं रोता, वो बच्चे को एस्फिक्सिया बोलते, बर्थ अच्छा, एस्फिक्सिया। हाँ। पैदा माँ पेट में अगर बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हुई तो बच्चा नहीं रोता, दैट इज़ बर्थ एस्फिक्सिया। तो बहरहाल नाज़रीन आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने किस खूबसूरती से बताया कि बच्चे का रोना ज़रूरी है, ज़रूर। क्योंकि दुनिया में आता है तो रोना है, उसके बाद उसे ज़िंदगी में हँसना ही पड़ता है, हँसना। यानी खुशियाँ भी उसके आगे होती हैं। तो बहरहाल एक और सवाल करते हैं, जैसा आपने कहा है कि चलिए ये रोने की बात हुई है, लेकिन जब स्टेज वाइज़ अगर आप मरहलेवार अंदाज़ में आगे जाएँगे, तो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज जो होता है बच्चे की जी। ज़िंदगी का, वो कौन-सा होता है? क्रिटिकल स्टेज जो है फर्स्ट प्री जो पहला साल बच्चे का है वो क्रिटिकल है, और जो एडोलेसेंट पीरियड है वो क्रिटिकल पीरियड है। ये इसलिए कि पैदा होने के बाद पूरा वो 1 साल 3 साल तक तो बच्चा माँ के ऊपर डिपेंडेंट रहता। बच्चा अपने खुद ही से कुछ भी नहीं करता, तो एवरीथिंग सब चीज़ वो बच्चे को हम माँ ही करना पड़ता है। तो दैट इज़ अ क्रिटिकल पीरियड। यही टाइम पे जो है बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होती। जैसा 3 किलो का बच्चा पैदा हुआ तो पहले साल में 9 किलो का होता, 6 किलो गेन जो वेट गेन होता फर्स्ट ईयर में ही उसका 6 किलो होता, उसके बाद के साल में जैसा 2-2 किलो ही होता। जी। और जो दूसरा क्रिटिकल पीरियड जो बता रही हूँ मैं, एडोलेसेंट पीरियड। एडोलेसेंट पीरियड जैसा कि टीनेजर्स का है, जैसा 10, 11, 12 साल से आप देखिए, 12 साल से 19 साल तक के जो बच्चे रहते हैं वो एडोलेसेंट पीरियड है। ये समय में क्या होता है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा हार्मोनल टर्मोइल रहता। अच्छा। तो तो वो बच्चे जो है ना तो बच्चे होते ना अडल्ट होते, उन लोग को डिपेंडेंट भी रहते, इंडिपेंडेंट भी रहते। तो उन लोगों के ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम जब चलता, तो वो टाइम पे उन लोगों को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत रहती। ये टाइम पे बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत रहती। जो एडोलेसेंट्स है वो टाइम पे उन लोगों का हर चीज़ लाइफ टर्न होती रहती, तो वो टाइम पे उन लोगों को अपन ज़्यादा तवज्जो देना पड़ता। यानी ये ज़िंदगी का अहम मोड़ साबित होता है। अहम मोड़ है। जी। जी, जी, जी। अच्छा ये बताइए कि जैसा कि क्रिटिकल जो स्टेज की बात हमने की है, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में बताया कि किस तरह एडोलेसेंट जो स्टेज है वो अहमियत रखता है। तो आप ये बताइए कि अक्सर माएँ जो है आजकल, क्योंकि मुख्तलिफ वबाएँ आ रही हैं, वबाएँ फूट रही हैं, कोरोना का देखिए आप, कुछ और दूसरी बीमारियाँ भी हैं। तो ऐसे में बच्चों की जो टीका अंदाज़ी होती है या वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है, तो उस बारे में अगर आप कुछ रोशनी डालें तो बेहतर रहेगा। हाँ, ये पॉइंट तो मैं ज़रूर स्ट्रेस करना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। बच्चों का इम्यूनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम है उनके जीवन में। उस चीज़ को ज़्यादातर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और उसको ये समझते हैं कि ये वैक्सीन देने से ये बीमारी आ रही, वो वैक्सीन देने से ऐसी बीमारी आ रही। वैक्सीन से बीमारी तो नहीं आती, बल्कि जो भी ज़्यादा बड़े बड़े डेंजरस इन्फेक्शंस है वो सबसे प्रिवेंशन होता है वैक्सीन से। फर्स्ट वैक्सीनेशन बोलना चाहेंगे तो माँ का जो गाढ़ा दूध कोलोस्ट्रोम रहता, दैट इज़ द फर्स्ट वैक्सीनेशन फॉर द चाइल्ड। तो हर माँ को ज़रूरी है अपने बच्चे को अपना दूध 2 साल तक पिलाए। पहले 6 महीने तो कंपलसरी मदर फीडिंग। ये अगेन आई वांट टू स्ट्रेस, ये पॉइंट के ऊपर मैं ज़्यादा तवज्जो देना चाहूँगी कि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। और दूसरी चीज़ क्या है, 6 महीने तक, पहले 6 महीने तक कंपलसरी मदर फीडिंग देना बेहतर है। और जो पहला जो दूध, जो गाढ़ा दूध कोलोस्ट्रोम रहता, बच्चे का पहला टीका होता। अब टीकों में अब अपन जैसा इसके बाद जो देखेंगे, पैदा होने से फर्स्ट 15 डेज़ में अपन लोग BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस बी का टीका देते। फिर 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते, ये 3 डोसेस देते। DPT, OPV, पोलियो का इंजेक्शन पोलियो है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है और रोटावायरस वैक्सीन है। ये वैक्सीन्स के हम लोग जो है 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, 6, 10 और 14 वीक्स में ये वैक्सीन होता है। और उसके बाद जो है 7वें महीने में फ्लू वैक्सीन के फ्लू शॉट्स होते हैं। फ्लू शॉट्स जो है पहले साल में 2 देते हैं, उसके बाद क्या है हर साल देना है। बच्चों को 5 साल की उम्र तक के फ्लू शॉट्स देना है। उसके बाद जो है
डिपेंड करता बच्चे को, अगर ज़्यादा जैसे कोई हार्ट का प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, वैसे बच्चों को दिलाना 5 साल के बाद भी दिलाना है। ये चीज़ है जो अपन नज़रअंदाज कर देते, कुछ नहीं है समझे। फिर 10वें महीने में जो है बच्चे को मीज़ल्स का, गोबरी का, जैसा मीज़ल्स, मम्स, रूबेला, टाइफाइड का वैक्सीनेशन, फिर 1 साल के हो गए बाद उन लोगों को हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन देना है, फिर 15 महीने में है उनका वैक्सीन, MMR है, चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स के अभी तो दो डोसेस देने के हैं चिकन पॉक्स के। और उसके बाद जो है आपको मेनिंगोकोकल वैक्सीन आजकल नया आया है, क्योंकि बहुत सारे ब्रेन फीवर के केसेस नोटिस किए गए हैं जिससे बचाव होता है। ब्रेन फीवर आने की वजह से बच्चों में ज़्यादातर क्या होता है, ब्रेन का प्रॉब्लम आके एडमिशन का तो एक एडमिशन का मसला हो जाता है जिसे मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और दूसरा क्या है, सीक्वेलें रहते बच्चों में, अगर उससे बच्चे बच भी गए, थोड़े बहुत बच्चों में दूसरे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते, कमज़ोरियाँ आते। तो ये मेनिंगोकोकल वैक्सीन के बारे में था। फिर आपको जो है बूस्टर डोसेस भी है, जैसे कि DPT के बूस्टर है और न्यूमोकोकल का है। फिर उसके बाद में आपको 4-5वें साल में जो देते हैं हम लोग, फिर से बूस्टर डोज देते हैं DPT का। और पोलियो के इंजेक्शंस है आजकल। पोलियो क्योंकि इरेडिकेट हो गया, इसलिए ओरल पोलियो को ख़त्म कर दे के इंजेक्टेबल पोलियो दे रहे हैं। और उसके बाद जो है आपको ये 10वें साल में और 15वें साल में ये वैक्सीन्स है, जो कि गवर्नमेंट में अपन को इसमें से आधे वैक्सीन्स तो गवर्नमेंट भी दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इतने सारे जो वैक्सीन्स हैं नहीं दे सकती। बट कॉस्ट इफेक्टिव तो ज़रूर है वैक्सीन्स जो है, हम लोग बच्चों को ज़रूर दिलाना। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों का ये छिल्ला बोल के, ये बोल के, फंक्शंस बोल के बच्चों के ऊपर इतना सारा पैसा खर्चते, लेकिन वैक्सीन दिलाने में हम लोग रुक जाते। जो ज़रूरी है बच्चों को, अगर अपन हेल्दी लाइफ देना है तो वैक्सीन्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर डॉक्टर, हर पीडियाट्रिशियन, हर कोई ये चीज़ के ऊपर स्ट्रेस करेंगे तो हमारे बच्चों में से ज़्यादातर बीमारियाँ कम हो जाएंगे। बहुत ही प्यारी बात डॉक्टर साहब ने कही है कि चिल्ला चिट्टी जो करती हैं करिए, लेकिन इस तरह जो अखराजात किए जाते हैं उसके बजाय अगर आप अपने बच्चों को टीके दिलाएंगे तो मैं समझता हूं कि एक नस्ल की हिफाजत होगी और एक नस्ल यानी उसका फ़रोग़ होगा, नमू होगा, वो डेवलप होगी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक डॉक्टर साहब का सवाल है, डॉक्टर साहब का गोबरी की बात उन्होंने की है, तो आजकल ये देखा जा रहा है कि अक्सर घरों में गोबरी किसी को होती है तो बच्चों को एक अलहदा कमरे में रख दिया जाता है। लेकिन अक्सर हमारे जो माशरे में लोग हैं बहुत गरीब हैं, वो अलग कमरे में तो रख नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए? गोबरी जो है कम्युनिकेबल डिसीज़, एक दूसरे से स्प्रेड होती है बीमारी, क्योंकि इसमें भी क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। जैसे कि बच्चे को जो भी बच्चे को गोबरी आती है उसके नाक में से सेक्रीशन, नाक में से पानी, आंख में से पानी जो भी जाता है वो ड्रॉपलेट का रहता। तो जब तक ये बच्चे के अंदर, हाँ, जैसा हवा के जरिए कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं, एक से दूसरे को स्प्रेड करने वाला। तो वो अगर हम लोग इसको प्रिवेंट करना है, कंपलसरी वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। और 85% प्रिवेंशन वैक्सीन से होता है, ये गोबरी में और चिकन पॉक्स में। 15% स्टिल हैव गॉट अ चांस, उन लोगों को फिर भी आ सकता, लेकिन अगर आया भी तो इतना सीवियर नहीं रहता। नहीं, अक्सर बच्चों को देखा जाता है, मिसाल के तौर पर आप देखिए 7th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, उन्हें भी आता है, आती है गोबरी ये। तो ये कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में एक मरतबा आती है, तो क्या ये सही है, ये कॉन्सेप्ट है कि ज़िंदगी में एक मरतबा आती है? जो बच्चों को वैक्सीन नहीं दिलाते उन लोगों को तो आती। गोबरी क्या है, एक इन्फेक्शियस बीमारी है, वो वायरस रहता, वायरस एनवायरनमेंट में रहता, उससे आती बीमारी। ऐसा नहीं है कि हर जनों को गोबरी साल में, जीवन में एक बार आना, चिकन पॉक्स एक बार आना, ऐसा नहीं है। अपन प्रोटेक्शन कर लिए तो अपन को एक बार भी नहीं आती। जी। तो क्या आप, जैसा कि आप खैरताबाद चिल्ड्रंस क्लिनिक चलाती हैं, तो क्या अब जैसा आपने भी कहा है कि इसकी जो कीमत होती है वो ज़्यादा भी होती है, लेकिन क्या आप जो माशरे के गरीब लोग आते हैं, कम्युनिटी का जो एक ऐसा हिस्सा रहता है जो उसके हाथ में नहीं रहता, मतलब वो खर्च नहीं कर सकता, तो क्या करती हैं आप, उनकी मदद करती हैं? हाँ, मैं मदद करती हूँ। जैसे कि अब इसमें क्या है, MRP है, कॉस्ट प्राइस है, तो अब जो भी कॉस्ट प्राइस रहता है उसके हिसाब से मैं पेशेंट्स को, जो तबका बिल्कुल गरीब है उन लोगों को देते हैं। कभी कभी उनके पास पैसे नहीं हुए तो उनको बगैर पैसों के भी दे देते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत मैं समझता हूँ कि इस तरह अगर रहम करम करेंगे तो यकीन मानिए
क्या एक हदीस मुबारक भी है कि अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो दूसरों पर रहम नहीं करता। यानी अगर आप रहम करेंगे लोगों पर तो अल्लाह ताला ज़रूर आप पर रहम करेगा। लेकिन डॉक्टर साहबा ने एक अच्छी बात कही थी माँ के दूध की, और यकीन मानिए कि इस्लाम में, ख़ास तौर पर दीन इस्लाम में माँ के दूध की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और साइंस और मेडिसिन जो है वो भी इसे तस्लीम करती है। ना सिर्फ तस्लीम करती है बल्कि ये कहती भी है कि माँ का दूध जो है वो कम से कम 2 साल तक बच्चे को पिलाना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर नुसरत जहाँ ने कहा कि जो पहला खतरा जिन्हें दूध का होता है वो बच्चे का पहला टीका होता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह दूध की अहमियत होती है माँ की। यही वजह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, किसी ने आपसे दरियाफ्त किया कि मेरे हुस्न सलूक की हकदार माँ है या बाप है, तो आपने जवाब में फरमाया कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, यानी 3 मरतबा आपने माँ कहा और उसके बाद कहा कि तुम्हारा बाप। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि माँ की अहमियत क्या होती है। तो बहरहाल उन माँओं की खिदमत करने वालों की अहमियत भी बहुत ज़्यादा होती है, और डॉक्टर साहबा वो काम कर रही हैं। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये सवाल करते हैं कि जैसा कि अक्सर ये देखा जाता है कि बाज़ बच्चों के यानी ऐसा लगता है कि उसे दमा हो गया है, अस्थमा हो गया है और पसलियाँ उछल रही है, तो लेकिन लोग क्या करते हैं, डॉक्टर से रुजू होने के बजाय झाड़ फूंक करने वाले या तावीज़ गंडे करने वाले जो होते हैं उनके पास ले जाते हैं। और हद तो ये होती है, मैं समझता हूँ कि बाज़ मुकामात पर, खुद हमने हैदराबाद में ऐसे देखा है कि बाज़ बाबाएँ गरम गरम पानी उन बच्चों पर उंडल देते हैं। तो ये क्या है, हकीकत क्या है इसकी? ये जो है बच्चों में जो छोटे न्यूबॉर्न बेबीज जैसा 6 हफ्ते 4 महीने 1 महीने के जो न्यूबॉर्न बेबीज छोटे बच्चे रहते हैं उन लोगों में वायरल इन्फेक्शन रहता है, वायरस की ब्रोंकियोलाइटिस बोल के जो लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है वैसे इन्फेक्शन आते हैं, जिससे क्या होता है फसलियाँ उछलते। अच्छा, वो वायरल इन्फेक्शन होता है। उसका इलाज जो है सही तरीके से नहीं करके उसका इलाज ये दूसरे तरीके से करते, इंडिजिनस मेथड्स जैसा बोल रहे आप, जैसे पानी डाल दे रहे, धुआं पड़ रहे, नींबू लगा रहे गले में, लहसुन लगा रहे, अलग अलग किस्म के इलाजा होते। सो वो तो और मुश्किल हो जाएगी, उसको दम घुट जाएगा और दम घुटता उसका। जी, चोक होता बच्चा और चोक होता। वो वायरल इन्फेक्शन रहने से क्या है, वो 1 हफ्ते तक रहेगा, उसके बाद कम हो जाएंगे। और किसी किसी बच्चे में एलर्जी के वजह से जो दमे की शिकायत आजकल बहुत ज़्यादा हो जा रही है, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के वजह से भी है, दूसरा हमारा जो ग़िज़ा है, ग़िज़ा की वजह से भी जो जंक फूड खा रहे, कलर्स के चीज़ें खा रहे, प्रिजर्वेटिव्स खा रहे, धुआं है, डस्ट है, परफ्यूम्स है, पेट्स के जो भी है, कारपेट्स का डस्ट है, ये सारे चीज़ें उनसे क्या हो रहा है, जो एलर्जीज ज़्यादा हो रहे बच्चों में, तो वो उन लोगों को बार बार रिकरेंटली हर बार आते रहते। एक तो सीजनल रहता, एक तो साल भर भी रहता। तो वैसे बच्चों का इलाज स्पेसिफिकली सही तरीके से होना चाहिए। उन लोगों का इलाज जो है इन्हेलर्स है, इन्हेलर थेरेपी है, जो चाइल्डहुड अस्थमा जो बोल रहे हैं अपन। अब आप आज किसी को ब्रांड करेंगे कि आपके बच्चे को दमा है, जो भी बच्चा खांस रहा है, बार बार खांस रहा है, वो दमा है। दमा जो है चाइल्डहुड अस्थमा है, बचपन का अस्थमा है। ये अस्थमा जो जैसा बड़े लोगों में रहता वैसा नहीं है, इसीलिए ये चाइल्डहुड अस्थमा का ट्रीटमेंट अलग किस्म से है। चाइल्डहुड अस्थमा जो है उसको खत्म किया जा सकता है? हाँ, जैसा बच्चा बड़ा होता है उसका अपने आप से कम हो जाता है, लेकिन जितने 5 से 7 साल, अब किसी बच्चे को फर्स्ट ईयर में आया तो उसको 5 साल से 7 साल तक रहता, किसी बच्चे को 5वें साल में आया उसको 10 साल तक रहता। अब किसी के पेरेंट्स में एलर्जी है, दोनों पेरेंट्स एलर्जिक है, तो वैसे बच्चों को ज़्यादा दिन रहता। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि बच्चों की बात है तो अक्सर रंगों के बारे में, यानी गोरे काले के बारे में कहा जाता है और इम्तियाज़ भी बढ़ता जाता है। अरे वो बच्चा गोरा है, ये बच्चा काला है, हालांकि साफ देखिए कि सब अल्लाह ताला ने बनाया है। तो लेकिन आप ये बताइए कि अक्सर ये कहा जाता है कि जब माएँ हामिला होती हैं तो उन्हें दूध पीना चाहिए, उन्हें तरबूज नहीं खाना चाहिए। अगर जो तरबूज खाते हैं तो उनके बच्चे काले होते हैं, या कोई और फ्रूट्स खाते हैं, बस मखसूस फ्रूट खाते हैं तो बच्चों के रंग पर असर पड़ता है। ये कहाँ तक सच है? माँ पेट में, माँ के ग़िज़ा से बच्चे को तो इफ़ेक्ट नहीं होता, जैसा कि माँ कुछ भी खा सकती, माँ का ग़िज़ा हेल्दी होना चाहिए। ये मीठा खाए, ठंडा खाए, गरम खाए, इससे मोशन में ऐसा कि ऐसा वैसा नहीं होता। डाइट से माँ का माँ के लिए एक हेल्दी डाइट ज़रूरी है। ये रोक टोक नहीं करना चाहिए कि ये खाने से ऐसा होगा। अब बहुत सारे लोग माँ को देखेंगे, अब बेबी बॉर्न होने के बाद वो जो नए जच्चा जो रहते हैं उन लोगों को खाना नहीं दिया जाता, सही तरीके से खाना नहीं खाने देते उन लोग को,
क्योंकि वो बोलते हैं आप बच्चे को दूध पिला रही है, आपके बच्चे को आप दूध ये खाएंगी तो ऐसा होगा, ऐसा खाएंगे, ये सारे चीज़ों से माँ का जो डाइट है रिस्ट्रिक्ट करते, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी जी, माँ को तो जो ग़िज़ा सही ग़िज़ा है, हेल्दी ग़िज़ा है, सब कुछ खाना चाहिए। आपको एक मिसाल के तौर पे मैं बताऊंगी कि एक भैंस है, भैंस क्या खाती, भैंस घास कीचड़ में का घास खाती, लेकिन उसमें कीचड़ में ये खाने के बावजूद भी दूध तो देंगी ना, उसका दूध उसके बछड़ा भी पीता, माँ दूसरे इंसान भी पीते, तो वो जो दूध कीचड़ में का दूध पानी पी रही, दूध घास खा रही, वो बच्चे वो दूध में तो इफेक्ट नहीं होगा ना। जी जी जी। तो ग़िज़ा से जो माँ को हेल्दी डाइट देना है, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन नहीं करना है। जी जी जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक डॉक्टर नुसरत जहाँ का सवाल है, उनकी जो खिदमात हैं यानी तिब्बी खिदमात हैं या जो मेडिकल प्रोफेशन में जो उनकी खिदमात है, उसके लिए उन्हें डॉक्टर चंद्रशेखर चौधरी गोल्ड मेडल भी अता किया गया था। तो आप ये बताइए कि चलिए ये गोल्ड मेडल, हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा या उसका जो बेटी है वो गोल्ड मेडल हासिल करे, वो उसका मुस्तकबिल रोशन हो, उसका नाम हो। तो आप ये बताइए कि ऐसे बच्चों की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए माँ को? जी, माँ को तो उसके साथ देना चाहिए, उसका जो भी एम्बिशन है उसको फुलफ़िल करने के लिए जिसका इंटरेस्ट जो फील्ड में है वो फील्ड में उसको तवज्जो देना चाहिए और उसका सपोर्ट भी करना चाहिए। जी जी। मैं बहुत ही लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए और मेरी शादी होने के बाद मेरे शौहर भी मेरे को इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किए और इनका कांस्टेंट एनकरेजमेंट और सपोर्ट है मेरे। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि आपने शौहर की बात की, आपने अपने वालिदैन की बात की, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे नाज़रीन से हम बात करते हैं तो उनके नाम भी हमें ज़रूर बताना चाहिए। जी जी जी। मेरे वालिद साहब का नाम लेट डॉक्टर सैयद उस्मान अली साहब है, MBBS प्रैक्टिशनर थे। जी जी। मेरी माँ वालिदा मिसेस जीनत उस्मान है और मेरे शौहर डॉक्टर मोहम्मद आबिद अली भास्करा मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एनाटमी है। जी जी जी। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि आप अपने वालिदैन का भी आपको तजुर्बा हासिल रहा है, अपने शौहर से भी आपने रहनुमाई हासिल की है और खिदमत खल्क में मसरूफ़ हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक बच्चों की बीमारियों का सवाल है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि उनका इलाज किस तरह किया जाए। और इलाज के लिए आजकल ये देखा जा रहा है कि बहुत किसी डॉक्टर से आप रुजू होते हैं, ख़ास तौर पर जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे रुजू होते हैं तो कई टेस्ट करवाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और इससे गरीबों पर बोझ पड़ता है या मिडिल क्लास जो होता है उस पर बोझ पड़ता है। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं? इन्वेस्टिगेशंस जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा फर्स्ट डे आ रहा है उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन लिख रहे हैं, वो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बच्चे का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद, बच्चे को जांचने के बाद उसको जो ज़रूरत है वो हिसाब से इलाज करना, इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। एक तो हमको पिकअप करना चाहिए कि किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम चल रही है, किस लिए इसको इतना बुखार आ रहा है, सिस्टमैटिक एनालिसिस होना चाहिए। उसके बाद ही जाके टेस्टों की टेस्ट की ज़रूरत अपन को जब पड़ेगी जब बच्चे को 5 से 7 दिन बिल्कुल बुखार कम नहीं हो रहा और सिस्टम में कभी हम लोग पिक नहीं कर सक रहे उसका फीवर का, अपन सिर्फ बुखार आ रहा बच्चे को लेकिन उसका कहाँ से प्रॉब्लम चल रहा है वो नहीं समझ पा रहे, तो वैसे बच्चों में इन्वेस्टिगेशन चल रहे। ऐसा नहीं कि पहले दिन आते ही उसका इलाज इन्वेस्टिगेशन कर दे रहे, ज़रूरी नहीं है। हर लाइक जैसा वायरल इन्फेक्शंस है, वायरल इन्फेक्शंस में पहले 2-3 दिन बुखार रहता, वो आप चाहे टेस्ट करो या ना करो उसे वायरल इन्फेक्शन के ऊपर कुछ भी इफ़ेक्ट होने वाला नहीं। तो जितना होना चाहिए, जितना ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन तभी करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, अक्सर देखा यह जाता है जब बच्चा पैदा होता है, नवमौलूद की बात कर रहा हूँ मैं, न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि इरखान से मुतासिर होते हैं, जॉन्डिस जिसे कहा जाता है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि आमतौर पर होता है। जी, तो इस बारे में कुछ बताइए आप। ये जो न्यूबॉर्न बेबीज़ में जो होता है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। अच्छा। सभी बेबीज़ में आता है ये, क्योंकि उन लोगों का लिवर जो है थोड़ा इमेच्योर रहता। अच्छा। तो पैदा होने के जैसा नॉर्मल बेबीज़ में दूसरे दिन में से शुरू होता, उसके बाद 5वें दिन को बढ़ता, 7वें दिन को ख़त्म हो जाता है। ये जो नॉर्मल बेबीज़ हैं उन लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जॉन्डिस आता चले जाता। अब किसी में ज़्यादा होता है, कभी माँ का जैसा ब्लड ग्रुप से फ़र्क भी होता है। माँ का ब्लड ग्रुप जैसा O पॉजिटिव है तो बेबी का A या B पॉजिटिव है तो इनकम्पैटिबिलिटी होती। ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी के वजह से
किसी किसी में जॉन्डिस का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो अब उसमें अब जैसा बेबी का वेट के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, वेट भी इम्पॉर्टेंट, जो बच्चा पैदा हुए जब का वज़न जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीमेच्योर बेबी है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी है, कम वज़न वाला बेबी है, उसको जॉन्डिस ज़्यादा असर होता है, क्योंकि ये जॉन्डिस भी जो है एकदम बढ़ने से ब्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। अच्छा, एक सवाल ये है कि नवमौलूद की बात जब बात करते हैं, न्यूबॉर्न बेबी की बात करते हैं, तो एक नॉर्मल वजन क्या होना चाहिए उसका? नॉर्मल वजन जो है 2.8 है, 2.8 से 3.2 तक रहता है। जी जी। अब इसमें लार्ज फॉर जेस्टेशनल बड़े भी बेबीज भी रहते हैं, लेकिन 2.8 से जो कम वाले रहते हैं, 2.5 से कम है बेबीज, वो कम वेट वाले बेबीज। और जो जैसे उनका माँ के पेट से जब बॉर्न होते वो लोग, जैसा किसी माँ का बच्चा पूरे महीने नहीं होके पैदा होते, 8वें महीने में पैदा होते, 9वें महीने में पैदा होते, 7वें महीने में थोड़े बेबीज बॉर्न होते। तो ये जो 7वें 8वें महीने में 36 हफ्तों से जो कम टाइम में बॉर्न होते वो प्री मैच्योर होते। बहरहाल नाज़रीन, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के आखिर में अपने जो मेहमान होते हैं उनसे एक मैसेज लेते हैं, एक ऐसा मैसेज लेते हैं जो नाज़रीन के लिए बहुत फ़ायदा बख्श होता है। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर नुसरत जहाँ से कि वो उन माँओं को मैसेज दें जो अपने बच्चों की निगहदाश्त में मुश्किल महसूस करती हैं, या फिर उन्हें किस तरह अपने बच्चों की निगहदाश्त करनी चाहिए, चाहे वो 0 से लेकर 19 तक क्यों ना हो। जी। मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगी कि हेल्दी मदर्स एंड हैप्पी मदर्स विल गिव हेल्दी बेबीज़। जैसा खुशहाल माँ, खुशहाल बच्चा और सेहतमंद बच्चे की बर्थ देती है। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। माँओं को, हर माँ को अपने बच्चों को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। पहले 6 महीने में तो कंपलसरी माँ का दूध, फिर 6 महीने के बाद से सेमी सॉलिड स्टार्ट करके 1 साल के बाद हम लोग जो घर का खाना खाते हैं वो सारा खाना, और रात के टाइम माँ का दूध देना है। ये ब्रेस्ट फीडिंग देना बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग क्या है, बच्चों को सारे वैक्सीनेशंस, इम्यूनाइजेशंस कराना चाहिए। इसके ऊपर शक नहीं होना चाहिए कि ये वैक्सीन देने से ऐसा हो रहा है, लेकिन सारे वैक्सीनेशंस ऑन टाइम एज़ पर शेड्यूल दिलाना चाहिए। बहुत ही अच्छा मैसेज रहा, और मैं समझता हूँ कि जो माएँ हैं वो इस मैसेज को ज़रूर सुनेंगी और इस पर अमल भी करेंगी। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका भी बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया। अल्लाह।